नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। जो यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, मैं वहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को लेके आती हूँ जिससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 15 अगस्त है, तो हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दलित उपन्यास, इससे जो दलित उपन्यास से है कि इससे एक प्रश्न तो हर एग्जाम में आते हैं, एग्जाम कोई भी हो, लेकिन दलित उपन्यास से एक प्रश्न निश्चित ही आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको आसान से आसान शब्दों में बताऊंगी कि जो दलित उपन्यासकार हैं उनके कौन से उपन्यास हैं, उसको आप कैसे एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, ताकि आपके जब भी प्रश्न आए तो वो आपको आसानी से याद हो जाए और आपके प्रश्न जो है वो कभी गलत ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दलित उपन्यास, आखिर ये दलित उपन्यास क्या है, मतलब क्या होता है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि जो दलित उपन्यास जो होता है, यानी कि वो उपन्यासकार जो दलित है, यानी कि जो उपन्यासकार है वो तो दलित है ही, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने उपन्यास लिखा है उसकी जो कथा वस्तु है, उसमें जो कथा वस्तु है वो भी एक दलित, मतलब एक क्या, वो दलित के ऊपर ही लिखा गया हो, या तो उसमें कोई नायक जो है वो दलित हो, या फिर जो दलित समुदाय हो, दलित समुदाय है उसी के ऊपर लिखा गया है। यानी कि ये कहना कि दलित द्वारा, जैसे किसी साहित्यकार ने इसका परिभाषा दिया है कि दलित के द्वारा लिखा गया दलित के ऊपर उपन्यास है। यानी कि दलित के द्वारा तो लिखा ही गया हुआ और दलित के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। दलित के द्वारा दलित के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, वो क्या होता है, वो दलित उपन्यास है। इससे पहले मैं एक दलित आत्मकथा को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से उपन्यासकार हुए हैं। तो जो पहले उपन्यासकार हुए हैं वो रामजी लाल सहायक हुए हैं। इनका जो उपन्यास है वो बंधन मुक्त है, बंधन मुक्त, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 ईस्वी में है। इसमें जो है कि ये जो उपन्यास कहीं अप्राप्य, यानी कि ये उपन्यास मिला नहीं है ऐसा माना गया है। तो अगर लेकिन फिर भी अगर ये कभी कभी बंधन मुक्त पूछ दिया जाता है कि जो बंधन मुक्त किसका है, तो रामजी लाल सहायक का है। आप देख लेते हैं कि इसको कैसे आपको याद करना है। आपको यहाँ पे रटना नहीं है, आपको यहाँ पे बस जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको इमेज करना है, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रामजी लाल सहायक, सहायक मतलब क्या होता है। सहायक जो हमारे काम में मदद करे कल पर, जैसे घरेलू जो नौकर होते हैं उसको भी सहायक कहा जाता है, घरेलू सहायक। तो आपको यहाँ पे देना है कि जो रामजी लाल नाम का कोई सहायक है आपके पास है, सहायक जो आपके पास नौकर समझ लीजिए, या फिर सहायक जो समझना है समझ लीजिए, जो है उसका जो नाम है वो रामजी लाल है, रामजी लाल है। तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जैसे 50 या फिर 60 की जो कोई व्यक्ति हो जाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनसे अब काम नहीं होगा, या फिर कुछ सहानुभूति भी हो जाती है कि अरे इतनी बुजुर्ग से हम काम कराएंगे। तो इस प्रकार का जो हमारे मन में जो विचार आते हैं तो उसको ध्यान देखना है। तो वो क्या हो गए, जो रामजी लाल जो सहायक थे, आपके पास जो सहायक है वो 54 साल के हो गए हैं। ठीक है, जब वो 54 साल के हो गए हैं तो ऐसे भी जो गरीब आदमी जो रहता है वो उम्र तो उसका 54 है, लेकिन देखने में वो 60-65 का लगते रहता है, क्योंकि वो मतलब उनको जो सही पोषण नहीं मिलता है, खान पान अच्छा नहीं मिलता है, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा बुजुर्ग लगते रहते हैं। तो जब वो रामजी लाल जो थे, जो सहायक थे आपके, जब वो 54 साल के हो गए तो बुजुर्ग हो गए, तो आपको मतलब आपको बुरा लग रहा है कि कितने बुरे हो गए हैं, मैं उनसे कैसे करवाऊंगा। तो आपने उन्हें मुक्त कर दिया, अपने कामों से मुक्त कर दिया, यानी कि बंधन मुक्त। बंधन जो था वो आप उन्हें कह रहे हैं कि जो आप मत काम कीजिए, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि आप बूढ़े हो गए हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने उन्हें अपने काम से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, यानी कि बंधन मुक्त। वो कितने साल के हो गए, 54 साल के हो गए। तो दोस्तों याद हो गया होगा कि रामजी लाल सहायक का बंधन मुक्त 1954 ईस्वी में। 54 को मैंने इसलिए आपको यहाँ पे याद दिलाया है कि जो दलित उपन्यास का जो शुरुआत हुआ था वो 1954 से ही हुआ था, इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष मैंने आपको यहाँ पे याद करवाया दिया। उसके बाद दूसरे जो हमारे हो गए हुए हैं कि डीपी बरुण, इनका जो हो गया डीपी बरुण का अमर ज्योति, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1980 में है। इसको कैसे याद करना है, तो देखिए अमर ज्योति
हम सभी ने बस देखा होगा, जो बस होता है बहुत सारे बस का नाम अमर ज्योति होता है, ठीक है। और बस को डिपो भी जानते हैं कि डिपो, तो आपको यहाँ पे डिपो यानी कि अमर ज्योति क्या है, एक डिपो है। डिपो यानी कि डीपी बरून, डीपी बरून है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि डीप अमर ज्योति तो सबके दिमाग में होगा कि बहुत सारे जो बस होते हैं ना सबका नाम अमर ज्योति होता है। तो अमर ज्योति क्या है, एक डिपो बस है। डिपो बस से आपको डीपी बरून याद हो जाएगा। और वो उसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 80 से शुरुआत हुई है। डिपो बस जो है अमर ज्योति बस, उसका जो शुरुआत हुआ है वो 1980 से हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद है ये जो उपन्यास है वो निम्न कोटि का उपन्यास है, इसको मतलब बहुत ही निम्न कोटि का उपन्यास माना गया है। उसके बाद जो तीसरा है जयप्रकाश कर्दम, और जो सही अर्थों में यहीं से दलित उपन्यास का जो शुरुआत माना जाता है वो जयप्रकाश कर्दम का जो उपन्यास है छप्पर से ही माना जाता है, जो कि 1994 में है। इसको तो देख लेते हैं कैसे याद कर लेना है। छप्पर मतलब कि जब हम सभी जब गांव गए होंगे तो गांव में जो घर रहता है, मतलब छोटा छोटा जो फूस का घर नहीं, जिसके ऊपर खपड़ा, जो मिट्टी का जो खपड़ा बना हुआ रहता है उसको भी छप्पर बोलते हैं। या फिर कहीं का अगर आपने कोई दलित साहित्य या फिर गांव का जो कथा वस्तु जिस उपन्यास में होगा उसे आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे छप्पर, और छप्पर का एक शब्द होता है चार होता है। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि छप्पर जो हो गया और कदम, ठीक है। तो चार कदम चलने पे क्या हो गया आपको, जब यहाँ से 4 कदम चले तो जो प्रकाश नाम का लड़का है उसने किसी को बता रहा है कि जब 4 कदम आप चलिएगा तब मेरा छप्पर आ जाएगा। छप्पर मतलब आप घर भी रख सकते, घर है तभी तो उसका छप्पर है। यानी कि जब उसने 4 कदम चला, जो प्रकाश है, प्रकाश ने किसी को बताया कि जब 4 कदम चलोगे तो मेरा घर आ जाएगा, यानी कि मेरा छप्पर आ जाएगा। तो 4 कदम से आपको 94 याद रखना है, और कदम से जयप्रकाश कदम, यानी कि प्रकाश ने बताया कि जब 4 कदम चलोगे तो क्या आ जाएगा, उनका घर आ जाएगा, यानी कि उनके घर का छप्पर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1994 में इसलिए भी याद करवा दी हूँ क्योंकि सही अर्थ में जो दलित उपन्यास का जो शुरुआत मानेंगे वो छप्पर से मानेंगे, क्योंकि ये जो बंधन मुक्त है वो अप्राप्त है, और जो अमर ज्योति है ये निम्न कोटि का है। तो सही अर्थों में जो दलित उपन्यास का जो शुरुआत हुआ वो छप्पर से हुआ। उसके बाद देख लेते हैं प्रेम कपाड़िया, जो चौथे हो गए प्रेम कपाड़िया, और इनका जो उपन्यास है मिट्टी की सौगंध। जो मिट्टी की सौगंध है तो इसको देख लेते हैं कि कैसे याद करना है। मिट्टी की सौगंध फिल्म है, मान लीजिए कि फिल्म है मिट्टी की सौगंध, होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि फिल्म है मिट्टी की सौगंध, और उसमें जो विलेन है वो कौन है, वो प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा का नाम सभी सुना है, तो प्रेम चोपड़ा यानी कि प्रेम कपड़िया से प्रेम चोपड़ा याद रखना है। वो क्या है, मिट्टी की सौगंध में वो है। और अगर आप 95 भी याद कर सकते हैं कि मिट्टी की सौगंध कब आई है, तो 1995 में आई है। उसमें जो मेन रोल में कौन है विलेन, तो वो प्रेम चोपड़ा है। उसके बाद जो देख लेते हैं 5वां जो है सत्य प्रकाश, और सत्य प्रकाश का जो उपन्यास है जसतस भई सवेर, ये 1998 ईस्वी में आई है। तो अब देख लेते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो जसतस भाई सबेर यानी किसका है, सत्य प्रकाश का है। सत्य मतलब हम याद रख सकते हैं सत्य, जो हम सभी सुनते हैं कि जो कुछ भी हो आज नहीं तो कल जो सच होता है वो जरूर सामने आ जाता है। ये बात हम सभी सुने हुए हैं। वहीं पे आप देख लेते हैं कि सत्य क्या है, जसतस मतलब कभी न कभी, देर सवेर, कभी ना कभी क्या होता है वो प्रकाश में आ जाता है। प्रकाश में आ जाता है यानी कि वो सामने आ जाता है कोई चीज। तो देख लीजिए यहाँ से फिर हो जाएगा कि जसतस भई सवेर, जसतस भई सवेर से यही हो जाएगा कि देर सवेर, आज नहीं तो कल क्या होगा, कभी न कभी जो सच होता है वो प्रकाश में आ जाता है, यानी कि सत्य प्रकाश का क्या हो गया उपन्यास, जसतस भई सवेर। इसको आप सिंपल अर्थों में भी याद कर सकते हैं कि कभी न कभी देर सवेर कुछ भी जो सत्य होता है, जो सच होता है वो प्रकाश में आ जाता है, यानी कि वो सामने आ जाता है। उसके बाद जो अगला देख लेते हैं कौन से उपन्यासकार है। तो अगला जो उपन्यासकार है मोहनदास नैमिषारण्य। ये जो मोहनदास नैमिषारण्य है इनका एक आत्मकथा भी है। तो इनके 3 उपन्यास हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं मुक्ति पर्व, और जो दूसरा है वीरांगना झलकारी बाई, और जो तीसरा है आजार बाजार बंद है। तो और ये जो वीरांगना झलकारी बाई है इसका प्रकाशन वर्ष 2003 में है, और सबका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, इसको याद कैसे करना है। जब हम आत्मकथा को पढ़े थे तो उसमें मैं बताई थी कि मोहन
मोहनदास जो नेमिसरा है उनका जो आत्मकथा था कि मोहन अपने अपने पिंजरे, उसका जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि मोहन पिंजरे में फंसा। तो जब पिंजरे में फंसा, आत्मकथा में तो पिंजरे में फंस गए, तो यहाँ पे देख लीजिए, उससे आगे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे आत्मकथा भी याद करवा रही हूँ और साथ ही जो इनके उपन्यास है वो भी याद करवा देती हूँ कि मोहन जब अपने पिंजरे में फंस गए, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, वो मुक्त होने के लिए, कोई अगर पिंजरा में फंस जाता है तो क्या करता है, उस पिंजरा से बाहर निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, क्योंकि पिंजरा में कैद होकर रहना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर कोई पशु पक्षी हो। तो जब मोहन अपने पिंजरे में फंस गया तो वहां से मुक्त होने के लिए क्या करने लगा, उपाय सोचने लगा, यानी कि मुक्त होने के लिए उपाय सोचने लगा। तो उसे याद आ गया कि जो वीरांगना थी झलकारी बाई, वो कैसे मुक्त हो गए, उसे वीरांगना याद आ गई कि जो, उसके बाद जो वीरांगना याद आ गई तो वो क्या कि वो निकल गए, जब पिंजरा से वो निकल गए, तो जब निकले पिंजरा से तो क्या देखते हैं कि जो बाहर का जो क्या है आजार बाजार बंद है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जब ये क्या हुआ लॉकडाउन में ही बाहर निकले तो देखिए कि आसपास का जितना भी आजार बाजार है सब अभी बंद है। तो देख लीजिए यहाँ से कि मोहन अपने जब पिंजरे में फंसा तो वहां पे वो मुक्त होने के लिए नए नए उपाय ढूंढने लगे। तब उन्हें वीरांगना जो झलकारी बाई है उनका जो याद आ गया कि वो कैसे मुक्त हो गए। जब वहां से वो बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि आजार बाजार बंद है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों याद हो गया होगा और साथ ही जो इनका आत्मकथा है वो भी याद हो गया होगा। उसके बाद जो अगले है कि के नाथ का भी 2 उपन्यास है, एक तो गांव का कुआं, दूसरा है पलायन। जो गांव का कुआं है इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में है और जो पलायन है इसका प्रकाशन वर्ष 2006 में है। और कौन है, ये के नाथ है। तो अब देख लेते हैं कैसे इसको याद करना है कि जो के नाथ है तो उनके पास एक कुआं है, मतलब गांव में एक ही कुआं है जो के नाथ के पास है, गांव में एक ही कुआं है के नाथ के पास। लेकिन क्या हो गया, जब गर्मी का मौसम हो गया तो उसमें भी पानी सूख गया। जब उसमें भी पानी सूख गया तब गांव का लोग क्या करेगा, जब प्यास से तो मर जाएगा, तो वो लोग गांव से पलायन करने लगे, यानी कि वो गांव से बाहर जाने लगे, गांव छोड़ के। तो समझ गए होंगे कि जो के नाथ के पास जो गांव में एक ही कुआं था, किसके पास था, के नाथ के पास। लेकिन जब उस कुआं में भी पानी जब खत्म हो गया तो लोग क्या करने लगे, लोग वहां से पलायन करने लगे। उसके बाद जो देख लेते हैं अजय नावड़िया। तो अजय नावड़िया का क्या है, उधर के लोग, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2008 ईस्वी में है। इसको देख लेते हैं कैसे याद करना है। अजय नावड़िया से हम लोग नाव देख सकते हैं, अभी तो देख रहे हैं जैसे कि आधा हिंदुस्तान में बाढ़ आया हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं, नाव पे ही जाके इधर से कर लोग, जब भी कोई बाढ़ में फंस जा रहा है तो क्या करता है, इधर से उधर जा रहा है। तो यानी कि नाव से उधर के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, यानी कि अजय नावड़िया उधर के लोग। जैसे ही आप नाव देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाढ़ आता है तो बाढ़ में क्या करते हैं, नाव एकमात्र जो साधन होता है कहीं आने जाने का, तो क्या होता है, नाव होता है। यानी कि उधर के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर आ रहे हैं, यानी कि उनका जो हो गया अजय नावड़िया का उधर के लोग हो गए। उसके बाद है इस आ हरनोट। इनका जो उपन्यास है वो है हिडिंब और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 2000 में है। तो इसको देख लेते हैं कैसे याद करना है। हर नोट मतलब जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लगेगा, हर नोट यानी कि सभी नोट, क्लियर है। हर नोट यानी कि सभी नोट पे क्या है, सभी नोट पे हिडिंब है। हिडिंब जो है, जो भीम की जो पत्नी थी हिडिंबा, उसका भाई हिडिंब है। अब इस कैरेक्टर को आप यहाँ भी फिट बैठा सकते हैं कि जो उसका इतना वो महान था, याद करने के लिए कि क्या हो गया, हर नोट पर उसकी तस्वीर है। हर नोट पे किसकी तस्वीर है, हिडिंब की तस्वीर है। दोस्तों मैं यहाँ पे याद करने के लिए ही, बस याद करवाने के लिए ही बोल रही हूँ। हर नोट यानी कि सभी नोट पे किसकी तस्वीर है, हिडिंब की तस्वीर है। यहाँ से हो गया हर नोट यानी कि हिडिंब, या ह भी देख सकते हैं, ह से हर नोट, ह से हिडिंब। यह को भी आप कॉमन रख सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हर नोट पे हिडिंब का तस्वीर बना हुआ है। उसके बाद जो है अभय मौर्य, इनका जो उपन्यास है वो मुक्ति पथ है, जबकि इनका था मुक्ति पर्व, मोहनदास नेमिसा का। और जो रामजी लाल का था बंधन मुक्त। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उनका मुक्ति पर्व है, इनका मुक्ति पथ है, किसका, अभय मौर्य का। तो देख लेते हैं, इसको याद करना है। अभय जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो किसे लगता है, जिसे भय नहीं लगता, अभय यानी कि उसे कोई भय नहीं लगता है। तो जब
उसे कोई भय ही नहीं है किसी चीज का, तो वो क्या कर रहा है, पथ पथ मतलब कि जो रास्ता होता है, तो एक रास्ते पे जा रहा है, मुक्त होकर एक रास्ते पे जा रहा है। यानी कि अभय मोड़ का क्या हो गया, मुक्ति पथ। आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं कि अभय यानी कि जिसे कोई भय नहीं है, जिसे कोई डर ही नहीं, वो क्या हो रहा है, बस मतलब रास्ते पे, जैसे सुनसान रास्ते पे अपना जा रहा है, मुक्त होके, किसी भी चीज से मुक्त होके अपना मुक्त होके वो सुनसान रास्ते पे जा रहा है, यानी कि पथ पे जा रहा है, मुक्ति पथ। अभय से आपको मुक्ति पथ यहाँ पे याद हो जाएगा। उसके बाद है नीलेश रघुवंशी। तो नीलेश रघुवंशी का जो है एक कस्बे के नोट्स, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जो कि 2012 में है। इसको भी 1-2 बार रटिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नीलेश रघुवंशी यानी कि एक कस्बे के नोट। इस पर मैं कोई टिप्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस प्रकार के जो रचनाएं हैं उस पर बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा कि नीलेश रघुवंशी एक कस्बे के नोट्स। इस पे जो रचनाएं हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक कस्बे के नोट्स है, उसके बाद है एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, एक नौकरानी के नोट्स, मतलब इस प्रकार की कितनी सारी रचनाएं हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो आज मैं आपको जो दलित उपन्यास पढ़ाई हूँ, इनके जो उपन्यास कार्ड हो गए और इनके उपन्यास आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपके जब भी प्रश्न आएंगे तो आपके प्रश्न की कभी गलत नहीं होंगे। तो अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।